ठीक है। अब मुद्रा के अन्य प्रकार, इसी के अंदर आप ऐड ऑन करते चलिए, यहां तक हमने लिख चुके हैं हॉट करेंसी, प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके अंदर इंटरनल मनी, आंतरिक मुद्रा। इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे इंटरनल मनी। इंटरनल मनी, इंटरनल मनी का मतलब होता है आंतरिक मुद्रा। इंटरनल मनी का मतलब होता है आंतरिक मुद्रा, आंतरिक मुद्रा। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है एक्सटर्नल मनी। एक्सटर्नल मनी यानी बाह्य मुद्रा, एक्सटर्नल मनी यानी बाह्य मुद्रा, बाह्य मुद्रा, बाह्य मुद्रा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है इंटरनल एक्सटर्नल। देन आपको इसके बाद देखने को मिलता है न्यास मुद्रा, फ्यूडिशरी मनी। न्यास मुद्रा यानी फ्यूडिशरी मनी, न्यास मुद्रा जिसको बोलते हैं फ्यूडिशरी मनी, फ्यूडिशरी मनी। मैंने कहा था कि अगली क्लास में सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस पेज पे ये अगले पेज पे और देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इंटरनल मनी के बारे में बात करूं, आखिरकार इंटरनल मनी क्या होता है? देखो, होता यह एक संस्थागत मुद्रा का प्रकार है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रखा जाता है। किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा जाता है, एक प्राइवेट संस्थान के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको रखा जाता है। यह निजी संस्थान में प्रचलित मुद्रा है, निजी संस्थान में, निजी संस्थानों में प्रचलित मुद्रा का प्रकार है, प्रचलित मुद्रा का प्रकार है, मुद्रा का प्रकार है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके अंदर मुद्रा का प्रकार है। ठीक है, फिर जी हाँ, इसके द्वारा संस्था के अंतर्गत भुगतान किया जाता है, इसके अंतर्गत संस्थागत भुगतान किया जाता है। इसके द्वारा संस्था के अधीन, संस्था में भुगतान होता है, भुगतान होता है, भुगतान होता है, भुगतान होता है। अच्छा, इस चीज को मैं एक्सप्लेन अगर आपको करूं, इस चीज को मैं एक्सप्लेन आपको करूं कि आखिरकार ये होता क्या है। देखो, मुद्रा का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा आप विनिमय कर सकें, मतलब एक चीज ले सकें, एक चीज दे सकें, वही चीज कहलाती है मुद्रा कहलाती है। अगर एक बात बताओ, अगर मैं जैसे मैं करियर बिल हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं करियर बिल के अंदर जो वॉचेस है उनको मुद्रा का प्रकार बना देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, अगर हम किसी व्यक्ति को सैलरी देते हैं तो हम उसको सैलरी की जगह वॉचेस देना शुरू करते हैं। भाई ये 3 घड़ियां तेरी सैलरी पूरी, ये ले बेचारी तेरी सैलरी पूरी। तो इसमें जो वॉचेस हम दे रहे हैं, घड़ियां हम दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, दिस इज काइंड ऑफ सैलरी। क्योंकि सैलरी का मतलब ये होता है, या मुद्रा का मतलब ये होता है जिसके द्वारा विनिमय किया जा सके। आगे चल के वो जो घड़ियां है वो मार्केट में जाके एज मनी यूज हो सकती है, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए क्लियर जी। तो संस्था में जो भुगतान होता है वो एक तरीके से इंटरनल मनी आपका कहलाता है। ठीक है, अब एक प्राइवेट संस्था के द्वारा एक बार टोकन सिस्टम चलता है कि भाई हम 30 टोकन रिलीज कर देते हैं, जिससे कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो उससे जाके नाश्ता कर सके। तो जो टोकन होगा वो क्या होगा, दिस इज काइंड ऑफ मनी और कहलाएगा क्या, इंटरनल मनी। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा कंपनी के इंटरनल टोकन्स, टोकन्स वगैरह, टोकन्स हो गए या कई बार रिसीट होती हैं, ठीक है, स्लिप वगैरह होती हैं, रिसीट होती हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं किसी किसी, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए रिसीट वगैरह बना के देती है कंपनी, तो ये इंटरनल मनी होती है। ठीक है, एग्जाम में एक सवाल आया था इंटरनल मनी से रिलेटेड, एक निजी संस्थाओं में प्रचलित मुद्रा का प्रकार क्या कहलाता है, तो इंटरनल मनी कहलाता है। अब ये आंतरिक भुगतान के लिए होती है, इसके द्वारा संस्था में भुगतान होता है, आंतरिक भुगतान होता है, आंतरिक इंटरनल भुगतान होता है, याद रखना आंतरिक भुगतान होता है, इंटरनल होता है कि आप उस रुपए को बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बाह्य मुद्रा क्या होती है, यह भी संस्थागत मुद्रा होती है, यह निजी संस्थानों की मुद्रा होती है, निजी संस्थानों की मुद्रा होती है, यह निजी संस्थानों की मुद्रा होती है, मुद्रा होती है। जब एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी से उधार लिया जाता है तो उसके अंतर्गत जो मुद्रा यूज होती है उसको बाह्य मनी बोलते हैं। जब एक संस्थान द्वारा बाहर से रुपए लिए जाते हैं, एक संस्थान द्वारा बाहर से रुपए लिए जाते हैं, बाहर से रुपए लिए जाते हैं या मुद्रा ली जाती है, तो वह एक्सटर्नल मनी कहलाती है, तो वह एक्सटर्नल या बाह्य मनी कहलाती है, बाह्य मुद्रा कहलाती है, तो वह बाह्य मुद्रा कहलाती है, मतलब एक्सटर्नल मनी कहलाती है इन दैट केस। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल की आवश्यकता नहीं है, एग्जांपल के लिए जो ऋण वगैरह है वो लिया जाता है इसमें, यानी किसी से आपने लोन ले लिया, किसी से आपने उधार ले लिया। ठीक है, चलिए वो इसमें आती है। इसके बाद न्यास मनी क्या होती है, फ्यूडिशरी मनी क्या होती है, फ्यूडिशरी मनी क्या होती है, जब जारी करता है प्राप्त करता, मतलब जो देने वाला है और जो इसके अंदर लेने वाला है वो विश्वास के आधार पर रुपए देता है, तो वो फ्यूडिशरी मनी कहलाते हैं। जब जारी करता है प्राप्त करता है विश्वास के आधार पर, जब जारी करता है विश्वास करता, जारी करता है विश्वास करता, विश्वास करता, यानी जारी करता है विश्वास करता की जगह प्राप्त करता लिख लीजिए, क्योंकि विश्वास करता जो है एक दूसरे सेंस में यूज हो जाता है। जारी करता है प्राप्त करता, विश्वास के आधार पर, विश्वास के आधार पर भुगतान करे, विश्वास के आधार पर भुगतान करे। जारी करने वाला और जो देने वाला है, ठीक है, वो दोनों एक तरीके से विश्वास के आधार पर मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए चेक हो सकता है, चेक फ्यूडिशरी मनी होता है, चेक, ठीक है, भुगतान करे। एग्जांपल के लिए चेक हो सकता है, एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है, चेक एक प्रकार से फ्यूडिशरी मनी होती है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप याद रखना, चेक क्या होती है, फ्यूडिशरी मनी होती है। ठीक है, ये सब चीज हमने लिख ली, ये चीज हमने लिख लिया। इसके बाद मुद्रा के अन्य प्रकार, जैसे इसके बाद मुद्रा के अन्य प्रकार लिखिए जरा, लिखिए जरा मुद्रा के अन्य प्रकार, ये आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम दो मुद्रा लिखेंगे, एक लिखेंगे ब्लैक मनी, एक लिखेंगे वर्चुअल मनी, एक लिखेंगे ब्लैक मनी और एक लिखेंगे वर्चुअल मनी। ठीक है, होता क्या कहलाता है, जब 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 किसी धन का ब्यौरा, किसी धन का ब्यौरा सरकार के पास नहीं होता, पास नहीं होता, नहीं होता, या ऐसा धन जिसका इनकम टैक्स, या ऐसा धन जिस पर कर नहीं दिया जाता, जिस पर कर नहीं दिया गया हो और वह कर की श्रेणी में आता हो, कर की श्रेणी में आता, कर की श्रेणी में आता, तो वह स्थिति ब्लैक मनी कहलाती है। तो यह धन ब्लैक धन कहलाता है, यह धन ब्लैक मनी कहलाता है, ब्लैक मनी कहलाता है। ठीक है सर, अब मैंने आपसे एग्जांपल देने के लिए मैंने आपके सामने 4 प्रकार के धन रखे। एक पहला धन इसमें लिखते हैं प्राइवेट बैंकों में जमा धन, प्राइवेट बैंक में जमा धन, बैंक में धन। दूसरा स्विस बैंक में धन, स्विस बैंक में धन। तीसरा पब्लिक बैंक में जमा धन, पब्लिक बैंक में धन। तीसरा कैश में रखा हुआ धन, कैश में रखा धन। ठीक है, कैश में रखा धन। इनमें से कौन कौन सा धन ब्लैक मनी है, इसमें से ब्लैक मनी कौन कौन सा, ब्लैक मनी कौन कौन सा है, इसमें से कौन कौन सा धन जो ब्लैक मनी है। सर कैन यू प्लीज टेल द डेफिनेशन इन इंग्लिश प्लीज। हां श्योरली, द मनी which was not taxed, the money which was not taxed by the government, and the money which details are not at the government desk is called black money। ठीक है, चलिए तो मैंने आपसे पूछा जैसे डिट्टू है, सुमन है और ये कौन है, यादव है, तो ये कह रहे हैं कि सर इसके अंदर जो धन है वो जो ब्लैक मनी कंसीडर किया जा रहा है वो कौन कौन सा बेटा, इसके अंदर बी और डी जो है वो ब्लैक मनी है, बी और डी जो है वो ब्लैक मनी है, बी ब्लैक मनी और डी ब्लैक मनी है। रीजन क्या है दोनों के ऊपर बता देता हूं। देखो स्विस बैंकों में जो रखा धन है वो भारत, स्विस बैंक का मतलब होता है ऐसे बैंक जो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के बैंक, स्विट्जरलैंड के बैंक होते हैं। ठीक है, तो जो स्विट्जरलैंड के बैंक होते हैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, वो भारत सरकार को ब्यौरा नहीं देते, उनकी प्राइवेसी अच्छी होती है, उनकी प्राइवेसी टॉप लेवल होती है और वो भारतीय या किसी भी देश को ब्यौरा नहीं देते कि उनके पास किसका पैसा है, तो इसमें रखा हुआ ब्लैक धन कंसीडर किया। अच्छा एक बात हो, अगर मैं यहीं पे ये पूछ लूं कि एक ये ऑप्शन बना दूं अमेरिकन बैंक के अंदर, अमेरिकन बैंक के अंदर कोई धन है, क्या हम इसको ब्लैक मनी कंसीडर कर सकते हैं? अमेरिकन बैंक के अंदर धन है किसी भारतीय का, ये भारतीय का धन है, क्या हम इसको ब्लैक मनी कंसीडर करेंगे?
हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैश वाला जो धन होता है, सरकार के पास नहीं है ब्यौरा कि आपके पास कैश कितना है, क्योंकि सरकार आपके घर देने थोड़ी आती है देने थोड़ी आती है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी ब्लैक मनी। लेकिन इसके अंदर ईगो कंसीडर नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि अमेरिकन बैंक्स की और भारतीय बैंक्स की एक जो है ट्रीटी साइड होती है और बाकी इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रीटी साइड होती है। अगर कोई व्यक्ति भारत से जाकर अमेरिका के अंदर अपना धन रखता है तो उसका ब्यौरा भारत सरकार को मिल जाता है, लेकिन स्विस बैंक के अंदर कंडीशन नहीं है। सर स्विस बैंक के अंदर कंडीशन क्यों नहीं है ये बता दो बेटा। अगर हम बात करेंगे कि स्विस बैंक के अंदर कंडीशन क्यों नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, स्विस बैंक की टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है। स्विस बैंक के अंदर लोग पैसा ही इसलिए जमा कराते हैं ताकि उसकी जो डिटेल है वो साझा ना करें, और स्विस बैंक की पॉलिसी ऐसी है। अच्छा, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है लगभग 1.5 से 2 मिनट की वीडियो है, वो भी इंस्टाग्राम पे अपलोड मैंने की है कि आखिरकार क्यों सबसे ज्यादा सेफ वीडियो, आखिरकार क्यों सबसे ज्यादा सेफ वीडियो, आखिरकार क्यों सबसे ज्यादा सेफ जो है हमारा मनी वो स्विस बैंक में रहता है। उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, ठीक है। चलिए, क्लियर है, बढ़िया बात आई समझ में, ठीक है। बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्लैक मनी कंप्लीट हम कर चुके हैं, आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं वर्चुअल मनी के बारे में, आगे बात करते हैं वर्चुअल मनी के बारे में। ये कंप्लीट है वर्चुअल मनी, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर। So is it even legal to keep money in the Swiss bank or black money? Then how come to government legalize it? Government has no restriction or government has no control over the money in the Swiss bank. अच्छा, एक बच्चे जो है यशिका है और भी काफी बच्चों को आपको ये लगता होगा, सर एक बात बताओ, इंडिया लोग जो होते हैं वो स्विस बैंक के अंदर पैसा जमा करा के आते हैं, तो गवर्नमेंट लोगों को रोक लेना, जो पैसा जमा कराने जाते हैं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि वहां जमा कराने कौन जा रहा है। आपको स्विट्जरलैंड जाने से तो नहीं रोक सकते, आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, आपके पास जो भी मनी है वो क्रिप्टो में भी हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है, आपके पास प्राइवेट जेट है, आप अपना प्राइवेट जेट लेकर चले जाओ, आपके प्राइवेट जेट की चेकिंग थोड़ी होगी, है जी। इसके बाद आपके पास बॉन्ड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंटल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है कि आखिरकार क्यों गवर्नमेंट लीगलाइज नहीं करती, ठीक है। चलो वर्चुअल मनी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं आभासी मुद्रा बोलते हैं। वर्चुअल मनी को हम लीगली क्या बोलते हैं, आभासी मुद्रा बोलते हैं, या इसी को हम क्रिप्टो मनी भी बोल सकते हैं। वर्चुअल मनी को आभासी मुद्रा बोलते हैं, आभासी मुद्रा, या इसी को हम वर्चुअल मनी भी वर्चुअल क्रिप्टो भी बोल सकते हैं, क्रिप्टो क्रिप्टो। अब होता है ऐसी मुद्रा जो कि एक मुद्रा ना होकर, ऐसी मुद्रा जो भौतिक रूप में ना होकर, ऐसी मुद्रा जो भौतिक रूप में ना होकर, भौतिक रूप में न होकर एक कंप्यूटर के प्रोग्राम की बात होती है, एक कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह होती है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा में होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा में होती है, भाषा में होती है, वो चीज आपकी वर्चुअल मनी कहलाती है। देखो, जिसका वर्चुअल मनी क्या बोलते हैं, मनी हैव नो फिजिकल अपीयरेंस, हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब ऐसी मुद्रा जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ना हो, ठीक है, जो हमारे मन के विचारों में है, मन के विचारों में। देखो वर्चुअल मनी जबान जो होती है ना, मैं जबान दे रहा हूं, वो भी एक तरीके से वर्चुअल मनी है, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जबान दे रहा हूं, वो भी एक वर्चुअल मनी है, रीजन आपके पास फिजिकली तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे शब्द आ गए, तो मेरे शब्द आपके सामने आए हैं, इन सभी को आप क्या वर्चुअल मनी मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्रिप्टो होता है, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, इसके अंदर आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये जो मनी होता है इसको बहुत सारे लोग जो है पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, चीजें सब कुछ हो सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर रेगुलेशन वो किसी का नहीं होता, इसके ऊपर रेगुलेशन किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है। एक तरीके से ये सिर्फ एक यूनिक टैग की बात है, यह एक यूनिक टैग की बात है, यह एक यूनिक टैग की बात है, टैग की बात है। एक यूनिक सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसको हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर थोड़ी सी बातें मैं कर दूं, इसके अंदर मैं थोड़ी सी बातें आपको और कर दूं, जैसे जितनी भी क्रिप्टो है, जैसे सबसे पहले जो क्रिप्टो आपको देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी बिटकॉइन। बिटकॉइन अपने प्रकार की पहली मुद्रा थी, बिटकॉइन अपने प्रकार की पहली मुद्रा थी 2008 और 9 के अंदर सातोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन का बनाया गया था। मैंने क्या बताया, वर्चुअल मनी के तौर पर एग्जांपल के लिए हो जाएगा बिटकॉइन। बिटकॉइन 2008 और 9 में, 2008 और 9 में बिटकॉइन को डेवलप किया गया भाई सातोशी नाकामोटो, सातोशी नाकामोटो। अभी सातोशी नाकामोटो आखिरकार कौन है? देखो सातोशी नाकामोटो के बारे में मैं आपको बताऊं तो याद रखना, यह एक वर्चुअल नेम है, ये क्या एक वर्चुअल नेम है, वर्चुअल नेम, यह एक वर्चुअल नेम है सातोशी नाकामोटो, वास्तविकता में ऐसा कोई नाम ही नहीं है। वर्तमान में फेसबुक ने भी अपनी मुद्रा लॉन्च कर दी, फेसबुक ने भी अपनी मुद्रा लॉन्च कर दी, फेसबुक ने जो अपनी मुद्रा लॉन्च की उसका नाम है लिब्रा, लिब्रा, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा देखो वर्चुअल मनी के अंतर्गत आप टाइप डिसाइड कर सकते हैं, वर्चुअल मनी के अंतर्गत आप दो तरीके से टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल मनी को टाइप के बढ़ा देता हूं, डॉज कॉइन है, लाइट कॉइन है, इथेरियम है, वर्ल्ड कॉइन है, तो बहुत सारे कॉइन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको टाइप में डिवाइड कर देता हूं, सिर्फ क्रिप्टो में रखूंगा तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। मैं वर्चुअल मनी में लिख रहा हूं और इसका पहला टाइप जो होगा वर्चुअल मनी का पहला टाइप हो जाएगा, एक टाइप हो जाएगा क्रिप्टो, और वर्चुअल मनी का एक और टाइप है भी, वो है डिजिटल मनी, डिजिटल मनी, डिजिटल मनी, ठीक है। चलिए डिजिटल मनी, मनी, मनी। तो इसके अंतर्गत मैंने ये जो जितनी भी चीज बताई यहां से आगे ये वाला पोर्शन जो है ये क्रिप्टो को डेडिकेट करता है, ये करता है क्रिप्टो की बात करता है, क्रिप्टो की बात करता है। लेकिन अब अगर मैं डिजिटल मनी की बात करूं, अब अगर मैं डिजिटल मनी की बात करूं तो डिजिटल मनी क्रिप्टो मनी से अलग होता है। क्रिप्टो मनी तो वो मनी होता है जिससे पेमेंट करो, सेंड करो, रिसीव करो, लेकिन किसी भी सरकार का रेगुलेशन के ऊपर ना, ठीक है। एक यूनिक टैग की बात कार्य करता है। एग्जांपल के लिए बिटकॉइन फेसबुक का लिब्रा है, ठीक है, और भी है जैसे वर्ल्ड कॉइन है, वर्ल्ड कॉइन हो जाएगा, इथेरियम हो जाएगा, इथेरियम हो जाएगा, वर्ल्ड कॉइन, इथेरियम, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम बात करेंगे डिजिटल मनी के बारे में। तो आखिरकार डिजिटल मनी और क्रिप्टो मनी अलग अलग क्यों है, कैसे? देखो माहौल को समझो, आखिरकार वर्ल्ड कॉइन और मतलब आखिरकार आपका क्रिप्टो और डिजिटल मनी अलग क्यों है? अगर मैं डिजिटल मनी के बारे में बात करूं, डिजिटल मनी इसको हम अलग कैसे रखेंगे? वह मुद्रा जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वह मुद्रा जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, भौतिक स्वरूप, वह मुद्रा जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, यह सिर्फ एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, यह सिर्फ एक कंप्यूटर का कोड या प्रोग्राम है, कोड या प्रोग्राम, कंप्यूटर का कोड या प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे यूपीआई जो होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के थ्रू जो प्राप्त धन होता है, यूपीआई द्वारा प्राप्त धन, यूपीआई द्वारा प्राप्त धन, यूपीआई द्वारा प्राप्त धन जो होता है, ठीक है, ये जो होता है मेरे बच्चे, इसके अंदर आपको फिजिकली थोड़ी चीज कुछ मिलती है, इसमें कंप्यूटर का कोई कोड होता है, प्रोग्राम होता है जो आपको मिल जाता है, याद रखें। इसके अलावा एक ई रूपी या आरबीआई की पहल है, आरबीआई की पहल है, यह आरबीआई की पहल है, स्टार्टेड बाय आरबीआई। ये किसी बात कार्य करेगी, एक तरीके से ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है, एक ऐसा नोट जो आप फोन में सेव रख सकते हैं, ऐसा नोट जो फोन में सेव होगा, जो फोन में सेव रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं, रख सकते हैं, फोन में सेव रख सकते हैं, याद रखना ई रूपी, ठीक है। चलो अच्छा 2022 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, 2022 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें बेसिकली एक सवाल पूछा गया था कि ई रूपी जो आरबीआई की एक पहल है, ई रूपी जो आरबीआई की एक पहल है,
क्या वह भारत देश के लिए ठीक होगी? देखो इसके दो पक्ष हैं, क्या ई रूपी भारत के लिए अच्छा होगा नहीं? अगर ई रूपी का हम यूज करेंगे, ठीक है, ई रूपी में क्या होगा, मतलब एक फोन है, फोन के अंदर एक एप्लीकेशन की तरह काम करेगा, एक फोन के अंदर एप्लीकेशन की बात काम करेगा। ये फोन, जी हां, इसके अंदर कुछ कॉइन्स आपको दिए होंगे, कुछ नोट आपको दिए होंगे, उनकी वैल्यू एक्चुअल नोट और एक्चुअल कॉइन्स की तरह होगी। तो ये जो कॉइन्स है इसमें दूसरे फोन में ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। एक तरीके से ये मान लो कि कोई एक फाइल है, छोटी सी फाइल है, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको भेज रहा है, ठीक है, समझ में? तो जब एक जगह से दूसरी जगह फाइल को भेजा जाता है तो उस कंडीशन में वो चीज क्या कहलाती है? ई रूपी कहलाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूपी कहलाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत है, अगर हमने इसको यूज करा तो इसका फायदा क्या है? सर यूज करने से पेड़ पौधे प्लांट नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि नोट बनाने ही पड़ेंगे, बात तो सही है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? सर जी इसका नुकसान है वो मेजरली ये है कि नुकसान तब होगा क्योंकि भारत की जनता इतनी ज्यादा लिटरेट नहीं है, इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है, तो ई रूपी को नहीं समझेगी। और अगर ई रूपी बढ़ेगा तो भारत के अंदर धोखाधड़ी के मामले, ठीक है, जेब कतरी वाली हरकतें, इनके भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव के अंदर आपको देखने को मिले। गवर्नमेंट कैसे डील करती है वो आगे चल के पता लगेगा। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट सिर्फ हुआ है 2022 में ई रूपी को हम लॉन्च करेंगे और एक ई रूपी एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई, लेकिन अभी ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेजर लेवल पे नहीं हुआ। अब जितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बातों को समझ चुके हैं, अब आपसे मैं 2-3 सवाल जो है वो काइंड ऑफ रुपीस के थ्रू पूछना चाहता हूं, 2-3 रुपए में काइंड ऑफ रुपीस के थ्रू पूछना चाहता हूं, याद रखिएगा। लॉन्च कब किया गया था ई रूपी? नवंबर 2022, जिस बच्चे ने पूछा याद रखना, नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, अभी अंडर जो है डेवलपमेंट है, इस चीज को याद रखना। यह एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक प्रतिबंधित मुद्रा भी होती है, प्रोहिबिटेड मनी होती है, ठीक है, प्रोहिबिटेड मनी होती है, प्रतिबंधित मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं करती, वो चीज प्रतिबंधित मुद्रा में आती है। छोटी सी डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए प्रोहिबिटेड मनी क्या होती है, लास्ट काइंड ऑफ मनी है। हालांकि मैं इसको लिखवाता नहीं हूं, पर क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको लिखवा सकते हैं 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबंधित मुद्रा, प्रतिबंधित मुद्रा, प्रतिबंधित मुद्रा, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड मनी। प्रोहिबिटेड मनी ऐसा धन, ऐसा धन या ऐसी मुद्रा जो इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ की शर्तों को पूरा ना करे, आईएमएफ की शर्तों को पूरा ना करे, शर्तों को पूरा ना करे, ना करे। अब ये आईएमएफ क्या बवाल है बेटा? आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है, मुद्रा संघ, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संघ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये जो आईएमएफ होता है ये देशों को लोन देता है, ठीक है, देशों को लोन देता है, देशों को लोन। जो देश इसकी सूची होती है, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, ठीक है, और ब्लैक लिस्ट, अगर कोई इसके पास ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो उसको लोन नहीं मिल पाएगा इंटरनेशनल लेवल में कहीं से। एक तरीके से आईएमएफ सिर्फ एक गारंटर होता है, और आईएमएफ का जो पेमेंट का साधन होता है, इसका पेमेंट साधन, इसका पेमेंट का साधन, पेमेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, ड्राइंग राइट, ड्राइंग राइट, ठीक है, मतलब जिससे भी उधार होगा वो अपनी जबान पे आपकी चीजों को कंप्लीट करा देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां देखने को मिलती है प्रोहिबिटेड मनी के तौर पर, यहां पे मिल गया। अब मैं आपसे 3-4 एमसीक्यू पूछूंगा मनी वाले चैप्टर से, उसके बाद मनी का जो अगला क्वेश्चन है आगे बढ़ेगा लेवल्स ऑफ मनी के ऊपर, ठीक है, सुनो। चुग का एक सवाल है, यशिका चुग, आपको जो सवाल है उसको मैं कराऊंगा और शायद तब आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें आपसे पूछी मनी के अंदर मैंने बताई, टाइप ऑफ मनी के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब उसके संबंध में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, कृपया करके उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, किसी संस्था द्वारा लिया गया ऋण, किसी संस्था द्वारा लिया गया ऋण, लिया गया ऋण किस प्रकार का धन है? किस प्रकार का धन है बताइए। पहले तो करेगा, मान जाओ बात। यू आर मैच्योर गाय, गाय यू आर मैच्योर गाय। किसी संस्था के द्वारा लिया गया ऋण होता है, एक्सटर्नल मनी कहलाता है, बता चुका था पीछे वाले पेज होता है, एक्सटर्नल मनी पहले कभी सबको पता है, बहुत आसान, ठीक है, एक्सटर्नल मनी होता है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का धन होता है, ये प्लास्टिक मनी कहलाता है, प्लास्टिक। ब्रिटेन में भारत की जो मुद्रा है वो क्या होगी? सुलभ होगी, वो इजीली अवेलेबल होगी। देखो पता नहीं था ब्रिटेन का यूरो पता है, यूरो भारत से महंगा है सस्ता है क्या? भारत में दुर्लभ मुद्रा है, इंडिया का डेवलपिंग नेशन, मैंने पूछा था ब्रिटेन में भारत की मुद्रा, दिस इज द लेवल भाई, बी होगा। जीपे या यूपीआई के द्वारा होने वाला पेमेंट होगा, ये डिजिटल पेमेंट होगा, ना तो कैश होगा ना फिडुशियरी होगा ना ट्रांजेक्ट होगा। तो आंसर है बी 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 एंड सी, बी 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 सी, ठीक है। चलो आई होप आप इसको समझ गए, ऑलराइट, ठीक है, मतलब ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन मनी के बारे में हल्का सा मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो मनी होती है, भारत के अंदर जो मनी होती है, इसका जो साइन होता है वो कहां से है? जो बच्चे पूछ रहे हैं उसको मैं बता दूं खाली। एक बच्चे का डाउट है सर भारत के अंदर जो मुद्रा होती है इसका साइन आर ही क्यों है? लिख लो भारतीय मुद्रा के सिग्नेचर के बारे में, भारतीय मुद्रा के साइन के बारे में बात करेंगे। भारतीय मुद्रा का चिन्ह, भारतीय मुद्रा का चिन्ह, तो मेरे भाई भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है वो ये है, ये है भारतीय मुद्रा का चिन्ह, क्लियर। लिसन, तो मैं बता रहा हूं भारतीय मुद्रा का चिन्ह कुछ इस प्रकार से है, समझे? लिखना शुरू कीजिए। भारतीय मुद्रा का चिन्ह उषा थोड़ा समिति के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, या इसको एक्सेप्ट किया गया था, मेजरली बनाने का जो कार्य है वो उदय कुमार के द्वारा किया गया है, ठीक है। यह चिन्ह उदय कुमार के द्वारा बनाया गया, यह चिन्ह उदय कुमार के द्वारा बनाया गया, उदय कुमार द्वारा 2010 में बनाया गया, 10 में बना, उदय कुमार के द्वारा 2010 में बना। हु इज उदय कुमार? सर आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं, आईआईटी बॉम्बे के छात्र, आईआईटी बॉम्बे के छात्र, आईआईटी बॉम्बे के छात्र। अब आईआईटी मद्रास में टीचर है वर्तमान में, आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं उस समय पर, अब तो आईआईटी मद्रास के अंदर ये लेक्चरर है। बता दूं कि इनका ये कहना था उदय कुमार का कि मैंने इसको रोमन लेटर आर, रोमन लेटर आर और देवनागरी लेटर र से बनाया, और देवनागरी, देवनागरी अक्षर आर से बनाया है, आर से बनाया, क्लियर। और उसके बाद ये 2010 के अंदर ही, 2010 में उषा थोड़ा समिति के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, उषा थोड़ा समिति द्वारा एक्सेप्ट, समिति द्वारा एक्सेप्ट किया गया, द्वारा एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया। तो ये भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है अपना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बेटा आपके सारे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये जो शिवी शर्मा पूछ रहा है सर मैं बीमार नहीं, कमेंट दिख रहे हैं, बेटा सबके कमेंट आ रहे हैं, पूरे कमेंट आ रहे हैं। इसके बाद देखो अगर मैं लेवल ऑफ मनी आपको बताऊं कि भारत के अंदर मनी का लेवल किस प्रकार से, लेवल ऑफ मनी चाहूं तो मैं बताऊंगा, लेकिन लेवल ऑफ मनी को हल्का सा एक बार वेट कीजिए। उससे पहले मैं आपको मुद्रा रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देता हूं, देन उसके बाद लेवल ऑफ मनी बताऊंगा, क्योंकि लेवल ऑफ मनी बताने के बाद मार्केट डायरेक्टली शुरू किया जा सकता है, ठीक है। लेवल ऑफ मनी बताने के बाद तुरंत मार्केट शुरू कर दूंगा, है ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वाला क्वेश्चन, तो इसको हम मिटाते हैं। मुद्रा संबंधित कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, मनी रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है, मनी रिलेटेड फैक्ट्स की बात करते हैं, मनी रिलेटेड फैक्ट्स और रिलेटेड फैक्ट्स, मुद्रा संबंधित, मुद्रा संबंधित तथ्य, ये मुद्रा रिलेटेड क्या फैक्ट आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुद्रा रिलेटेड फैक्ट आपको देखने को मिलता है, काफी फेमस फैक्ट है, मैं बताने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो काफी आपको बताने का प्रयास करूंगा, वो है मुद्रा का अवमूल्यन। सर रुपया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था 1544 में, 1545 में डेथ से पहले उसने भारत के अंदर रुपया चलाया था। बात करते हैं किसकी? मुद्रा अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डिवैल्यूएशन यानी मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन यानी मुद्रा अवमूल्यन, अवमूल्यन। अपने देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष, अपने देश की मुद्रा को
अपने देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष सस्ती कर देना, अपने देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष सस्ता कर देना, दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष सस्ता कर देना, सस्ता करना क्या कहलाता है भाई? ये आपका डिवैल्यूएशन कहलाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंट्रीज मनी, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंट्रीज मनी, ठीक है? ये डिवैल्यूएशन कहलाता है। भारत में कितनी बार मुद्रा मूल्यन हुआ है? भारत में इसका इतिहास कैसा है? भारत में इसका इतिहास क्या है? 3 बार मुद्रा का मूल्यन हुआ है भारत के अंदर। पहली बार भारत के अंदर जो मुद्रा का मूल्यन हुआ था वो 1949 में हुआ था। दूसरी बार जो मुद्रा का मूल्यन हुआ है वो 1966 में हुआ था। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार पीवी राव के द्वारा किया, पीवी राव द्वारा 1991 में हुआ था, ठीक है? 1966 से 1990 हुआ, 1966 और 1991। जो 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, यह 2 चरणों में हुआ था। यह 2 चरणों में हुआ, मतलब एक ही वर्ष में 2 बार हुआ था, तो बोला जाता है यह 2 चरणों में हुआ था। यह 2 चरणों में हुआ, यह 2 चरणों में हुआ था। कब हुआ था? ये सभी 2 चरणों में हुआ था, 2 चरणों, याद रखेंगे आप, ठीक है? अब एक बार आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो 1949 में जब हुआ था तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे और उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन थे? तो लिख लेना। इस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों को लिखो। इस समय वित्त मंत्री थे हमारे, वो कौन थे? सर 1949 में वित्त मंत्री का नाम था आर के शटमोहन शेट्टी। इस समय मेरे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? 1966 में सचिन चौधरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है? यहां पर कौन थे भाई साहब? मनमोहन सिंह और ये पीवी नरसिम्हा राव, इनको 2024 में नोबेल 2024 में भारत रत्न भी दिया जाएगा। क्लियर जी सर, ठीक है? चलिए क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब एक आपसे कारण पूछा जा सकता है कि आखिरकार डिवैल्यूएशन यानी मुद्रा का मूल्यन किए जाने के पीछे कारण क्या है? किसी देश के द्वारा मुद्रा का मूल्यन किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिवैल्यूएशन ऑफ मनी? देश जो है मुद्रा का मूल्यन करता है, इसमें क्या मजा क्या आता है उनको? क्या मजा आता है उनको आखिरकार? मजा बताइए। देखो 2 चीजें इसके अंदर होती हैं। एक तो विदेश में अपना निर्यात बढ़ाने के लिए, ठीक है? दूसरा होता है विदेशी मुद्रा भंडार को भारत में बढ़ाने के लिए, ठीक है? चलो 2 पॉइंट लिख रहा हूं। विदेश के लिए आयात बढ़ाना, विदेश में आयात बढ़ाना, विदेश में निर्यात भेजो, निर्यात बढ़ाना, इसको बोलते हैं एनहांसिंग द एक्सपोर्ट। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। दूसरा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, ठीक है? विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। क्लियर, समझ में जी? अवमूल्यन का मतलब होता है, ये कौन है जो अवमूल्यन? बेटा ये सारी डिवैल्यूएशन अवमूल्यन के मतलब था। अवमूल्यन आपका मतलब कम, मूल्यन मतलब मूल्य को कम करना। क्या बच्चा यार, उजाला जीवन में उजाला लाओ भाई, ठीक है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा ऐसा करने से, ठीक है? इसको बोलते हैं एनहांसिंग फॉरेन मनी इन इंडिया, एनहांसिंग फॉरेन मनी, विदेशी धन भारत के अंदर बढ़ाना, ठीक है? क्लियर। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको पता है कि अगर हम रुपए कम करेंगे तो विदेशी निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा? कितने ऐसे बच्चे जिनको इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है? फटाफट बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है? अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है? नहीं है तो बहुत बेहतर है, ठीक है? चलो फटाफट बता दो, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन बता दो। देखो ऐसा क्यों किया जाता है, बात ये है, ठीक है? एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, पता है ममरान को पता है, मुझे लगता है कि इसके एग्जांपल की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद समझ जाओगे। यस, क्या इसके एग्जांपल की जरूरत है? सिर्फ इतना हाँ नाम में बता दो जिससे मैं अगली वाली हेडिंग पे जा सकूं। फिर नो सर, कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है, मुझे ये नहीं पता कि यस क्यों कह रहे हो, नो क्यों कह रहे हो। नहीं सर, मतलब समझ गए आप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डिवैल्यूएशन के बाद अगला पॉइंट होता है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? नोटबंदी, ठीक है? डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? नोटबंदी होता है, विमुद्रीकरण होता है। अगला पॉइंट होता है इसके अंदर डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी या विमुद्रीकरण या नोटबंदी इसको कह सकते हैं, ठीक है? नोटबंदी इसको कहते हैं। क्लियर नहीं? अब नोटबंदी को समझिए, ये जो बच्चे बार-बार करेंगे एग्जांपल तो ये देखो बेटा, पहले इसका एग्जांपल ले लो। किसी बात कर रहा हूं मैं, मुद्रा के अवमूल्यन से विदेशी निर्यात कैसे बढ़ेगा और भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ेगा। पहले इसका एग्जांपल ले लो। देखो मान के चलो ये है हमारा कंट्री इंडिया, ठीक है? चलो ठीक है? क्लियर नहीं? तो अब मान के चलो भारत के अंदर से कोई एक व्यापारी है जो सेबों को एक्सपोर्ट करता है, सेब एक्सपोर्ट करता है, ठीक है? सेब, उसके पास जो टोटल सेब आते हैं, टोटल सेब जितने आते हैं 2016 का केस है, 2016 में जो टोटल सेब आए वो आए इसके पास 100 केजी। 100 केजी में से इसने क्या करा? इसने 40 केजी भारत में रख लिए, 40 केजी भारत में रख लिए और बाकी के 60 केजी जो है विदेश में दिए। क्लियर? अब भारत के अंदर जो रेट है वो कितना है सर? 100 रुपए केजी, 100 पर केजी रेट। क्लियर जी सर? दूसरी जगह पर जो रेट है वो कितना है सर? यहाँ पे दूसरी जगह पर रेट है सर वो है, मान के चलो डॉलर में है और ये है आपका $2 पर केजी। डॉलर, $1 की कीमत हम यहाँ पे मानना है कि $1 इज इक्वल टू 2016 का केस है, 2016 का केस है, तो $1 की कीमत हम कितनी मांग रहे हैं? 60 रुपए। तो इसके 2 किलो सेब मतलब $2 पर रेट है, तो यहाँ पे इसके 60 किलो सेब किस रेट से बिकेंगे? रेट लगेगा इंडियन रुपीस में, सर यहाँ पे चलेगा 60 दूनी 120, यहाँ रेट लग रहा है 100, यहाँ रेट लग रहा है 120, ठीक है सर? अब हमारे यहाँ अगर मैं इसका रेट देखूं, हमारे यहाँ अगर मैं इसका रेट देखूं तो डॉलर में कितना है भाई? डॉलर $1 की कीमत 60 है, क्लियर? जी हाँ, नॉर्मल हमारे यहाँ डॉलर में जाएंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है? तो लगभग जो यहाँ पे डॉलर का रेट है वो 60 है, तो यहाँ पे लगभग 1 पॉइंट कुछ में है, तो बाहर जाके फायदा हो रहा है। अब हमारी सरकार ने क्या कहा कि यार हम चाहते हैं कि ये जो विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जाए वो बढ़ जाए, ये 60 किलो की जगह 80 किलो में बेचे। तो समझो कि अगर हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, मतलब डिवैल्यूएशन कर दिया, डिवैल्यूएशन, तो 2020 में मान के चलो डिवैल्यूएशन हुआ, हमने अपनी जो रुपए की कीमत और घटा दी, तो अब यहाँ $1 की कीमत कितनी होगी? $1 की कीमत होगी 80 रुपए, ठीक है? अगर मैं सेम कंडीशन नहीं मानूं तो यहाँ पर इसकी सेब की कीमत मान के चलो 2 ही, अभी भी $2 है, आगे बढ़ जाएगी $2 मान के चलो, तो सेब के रेट क्या हो जाएगा? $2 पर केजी के हिसाब से चलूंगा तो 8 दूनी 16, 160 रुपए का हो जाएगा। तो भाई ऑब्वियस बात है, पहले उसको 120 में लेते, इंडिया में तो अभी भी 100 ही मिलेंगे, इंडिया में थोड़ी रेट चेंज हुआ है, यहाँ तो अभी भी 100 रहेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि डिवैल्यूएशन हुआ है तो 40 का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है उसको। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा देगा, सीधी बात है।
अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा क्योंकि उसको देख रहा है कि 40 का फायदा मिला, इंडिया में बेचने में थोड़ी फायदा मिला। जब वो विदेश में धन कमाएगा तो ऑब्वियसली बात है इंडिया में तो बाकी और भी व्यापारी हैं और इंडिया का काम चल रहा है, विदेश में पैसा आना चाहिए, भारत में विदेशी पैसा भारत में आना चाहिए। तो ये चीज होती है भाई, जिससे हमें पता लगता है कि विदेश में निर्यात बढ़ेगा, भारत में विदेशी मतलब भंडार बढ़ेगा। ठीक है, चलो निर्यात बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं नोटबंदी का। नोटबंदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नोटबंदी के बारे में बात करते हैं। कब की नोटबंदी क्यों की गई है इसके बारे में समझो। ठीक है, चलो होता क्या, जब पुरानी प्रचलन में जो मुद्रा थी, पुरानी प्रचलन में मुद्रा को नई मुद्रा से परिवर्तित करते हैं, नई मुद्रा से परिवर्तित करते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है सर? वो चीज आपकी विमुद्रीकरण नोटबंदी कहलाती है। ठीक है, जो पुरानी चलन में मुद्रा थी उसको नई मुद्रा से बदल दिया गया, तो यही चीज क्या विमुद्रीकरण आपकी कहलाती है। ये दो प्रकार से होती है, एक होती है पार्शियल और एक होती है कंप्लीट। एक होती है आपकी पार्शियल, एक होती है अर्ध और एक होती है पूर्ण। एक होता है अर्ध विमुद्रीकरण, अर्ध विमुद्रीकरण मुद्रीकरण होता है, अर्ध विमुद्रीकरण होता है, पूर्ण विमुद्रीकरण होता है, पूर्ण विमुद्रीकरण होता है। इसको होता है पार्शियल, इसको होता है कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल में क्या होता है कि इसके अंदर इसमें नए नोट इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, इसमें नए नोट आते हैं जी, नए नोट भी चलते हैं, नए नोट जो होते हैं उनका भी चलन रहता है, उनका भी चलन है वो रहता है। और जो पुराने नोट होते हैं, जो पुराने नोट होते हैं, पुराने नोट ये भी इनका भी चलन रहता है। मतलब सिर्फ नए नोट बनेंगे, बस जो आपके पुराने नोट है इनका नया निर्माण रुक जाता है, इनका नया निर्माण रुक जाता है, इनका नया निर्माण जो होता है वो रुक जाता है, रुक गया। लेकिन ये चलन में अभी भी रहेगा, चलन में अभी रहेगा। पूर्ण विमुद्रीकरण में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर जो नए नोट है, नए नोट जो होते हैं उनका चलन रहता है, उनका चलन रहता है क्योंकि पुराने नोटों का चलन भी खत्म हो जाता है। जो पुराने नोट है उनका जो चलन है, उनका जो यूज है वो पूरी तरीके से रुक जाता है। इनका जो पुराने नोटों का यूज है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, इसमें पुराने नोटों का यूज है वो चलेगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका पार्शियल एंड कंप्लीट डिमोनेटाइजेशन। अब हम बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में। डिमोनेटाइजेशन के बारे में एक दो चीजें आपको और जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक दो चीजें आपको और यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तब आपको देखने को मिली, एक 1978 में और एक 2016 में। एक 1978 में, एक 2016 में। इसका भारत में इतिहास, भारत में इसका इतिहास क्या है? 2016, 1978 एंड 2016। ठीक है, यहाँ पे मोरारजी देसाई के टाइम, मोरारजी देसाई उस टाइम पे पीएम थे हमारे, उस टाइम पे हमारे पीएम। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी हमारे पीएम, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम। अब एक चीज इसमें और लिख लेना भाई कि डिमोनेटाइजेशन का प्रमुख कारण क्या होता है? काला धन प्राप्ति, काले धन पर रोक, धन पर रोक लगाना। अगर किसी के पास कैश में रुपया पड़ा है वो तो बेकार हो जाएगा, इसलिए काले धन पर रोक होता है, ब्लैक मनी प्रोहिबिशन के लिए कराया जाता है। अभी इसके अंदर काफी सारी चीजें रह गई हैं। आखिरकार भारत में इसका इतिहास किस प्रकार से था उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन रह गया है और उसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपका टाइम हो चुका है, मैंने क्लॉक नहीं देखी थी, आपका जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है और इवन नेक्स्ट टाइम मैं आपके आ चुका हूं। ठीक है, चलो कोई नहीं, इससे आगे की चीजें हम कल देखते हैं। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन बचा, मेरा पेपर 3 बजे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे प्रकार से पेपर दो, नाम रोशन करो। दोबारा फिर मुलाकात होगी।